हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन हर एग्जाम में बने हुए हैं। इसे क्या करेंगे आप लोग, एकदम बी केयरफुल होके, माइंड एकदम कंसंट्रेट करके वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं, क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, यह अनुच्छेद 19 का 1 है, मतलब आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 1 के तहत यह संविधान में इसे जगह दी गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह केंद्रीय सूचना आयोग है क्या, फिर इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसकी कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है, सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग हमारा एक तरह से ऐसा आयोग है कि यह ऐसे कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान या वित्तीय संस्थान जो हमारे केंद्र या यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं या उनके अधीन में कार्य करते हैं, उनकी यहाँ क्या करता है, देखभाल करता है, जांच करता है और उनकी अपील और सुनवाई करता है। कौन? केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसकी बेसिक चीज हम लोगों ने समझ ली कि ये है क्या, कि केंद्र और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके तहत जितने भी कार्यालय, संस्थान या फिर वित्तीय संस्थान होते हैं, उनका लेखा जोखा करना या फिर उनकी अपील को सुनना और सुनवाई करना किसके तहत आता है, केंद्रीय सूचना आयोग के तहत। इंपॉर्टेंट था, आप लोग समझ लिए होंगे। अब बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई। आइए एक एक पॉइंट करके समझेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, काफी सारी चीजें आप लोगों को आज नई मिलने वाली है। यहाँ देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, आप लोगों ने सुना होगा कि यह 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? केंद्रीय सूचना आयोग की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए चीजें लिखते हैं और उसके बाद यह देखेंगे कि हमने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, मैं बात करते हुए आया हूं कि ऐसे आयोग या ऐसे निकाय जो संविधान के साथ आए थे उसे संवैधानिक निकाय बोलते हैं, और जो किसी राजपत्र अथवा किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े जाते हैं उसे सांविधिक निकाय बोलते हैं। वे संवैधानिक नहीं होते हैं। तो सेम इसी तरह यह क्या है, यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। आइए लिखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, के अंतर्गत शासकीय राजपत्र के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सूचना के माध्यम से क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राज्यपत्र अधिसूचना के माध्यम से स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट इसका आता है कि यह क्या है, सांविधिक निकाय है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यह एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। ये मैं क्यों लिखता हूं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। संवैधानिक का मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं कि ऐसे हमारे आर्टिकल या फिर ऐसे हमारे आयोग जो संविधान के तहत आए थे उन्हें हम क्या कहते हैं, संवैधानिक। जो बाद में जोड़े गए उन्हें सांविधिक कहते हैं। ठीक, तो इसकी स्थापना संबंधित यह चीज थी। अब बात करेंगे इसके संरचना के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं,
एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस उनके साथ 6 अन्य सूचना आयुक्तों की क्या होती है, इसमें नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर। ठीक, आइए लिखते हैं, चीजें इजी हैं, एक एक करके हम लोग समझते चले जाएंगे। वर्तमान में, वर्तमान मतलब 2020 में, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में क्या है, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 अन्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। ठीक, अब बात आती है इनकी नियुक्ति के बारे में। संरचना में हम लोगों ने देखा कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं प्लस 6 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह सलाह देंगे किसे, राष्ट्रपति महोदय को, कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए यह व्यक्ति योग्य है, तो क्या किया जाएगा कि उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। योग्यता के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही नीचे हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो हमारा संसद होता है या विधानमंडल होता है, आप सब जानते हैं केंद्र का सदन क्या होता है, संसद, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। और राज्य का जो हमारा बड़ा सदन होता है वह कौन सा होता है, राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल के तहत 3 पार्ट आते हैं, जैसे इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, उसी तरह राज्य विधानमंडल में क्या आता है हमारा, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और विधानसभा। तो पॉइंट क्या निकल के आया है कि जो व्यक्ति इस पर नियुक्त होगा वह ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए, ना राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता हुआ आया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है वह राज्यसभा, आपके संसद का अंग होता है या फिर राज्य विधानमंडल का, या फिर इन दोनों में से किसी का नहीं। तो आप मार्क करके आएंगे इन दोनों में से किसी का भी वो सदस्य नहीं होता है। आइए लिखते हैं, नोट करके लिख लेंगे इसे। संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर जिस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना है वो न तो संसद का होगा न तो राज्य विधानमंडल का होगा। आइए एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं, चीजें याद हो जाएंगी। स्थापना कैसे हुई, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। उसके बाद बात आती है कि यह सांविधिक निकाय है या संवैधानिक, तो यह सांविधिक निकाय है। क्यों, क्योंकि यह राजपत्र के माध्यम से जोड़ा गया। उसके बाद आती है संरचना, तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 इसमें अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर। और वही व्यक्ति यहाँ नियुक्त किया जा सकता है जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए इसे रफ करते हैं, आप लोग नोट डाउन करें, फिर इसके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। बात करेंगे हम लोग क्या इसके कार्यकाल के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग का जो कार्यकाल है, इसके जो मेंबर होंगे या फिर इसके जो अध्यक्ष होंगे वह कब तक पद पर बने रहेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। एक संशोधन भी हुआ है 2019 में, किसका, केंद्रीय सूचना आयोग का संशोधन हुआ है 2019 में। उसके तहत इसके पद पे जो कार्य होगा, कार्यकाल के बारे में भी क्या किया गया है, थोड़ा कुछ चेंजेस किए गए हैं। आइए देखते हैं इसका कार्यकाल क्या है। कार्यकाल, कार्यकाल का पहला पॉइंट है
कि कम से कम कितना 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो जाने पर। ये पहले किया गया था, हम जब अभी पढ़ेंगे संशोधन के बारे में तो ये चेंज हो चुका है। तो इसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह पूछ लेगा कि इससे पहले कितना निर्धारित किया गया था। कम से कम 5 वर्ष या कितनी एज 65 ईयर। कम से कम 5 वर्ष का मतलब है कि 5 वर्ष तक इनके पद की वरीयता दी गई थी कि इसके बाद ये पद से हटा दिए जाएंगे। अगर उसके बीच में इनकी एज 65 वर्ष हो जाती है तो भी यहाँ पद से हटा दिए जाएंगे। मतलब या तो यहाँ 5 वर्ष पद पर रहेंगे, अगर इनकी एज 65 वर्ष पूरी नहीं हुई है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया तो पद से हटा दिए जाएंगे, या फिर इनका 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ है और उसके पहले ये 65 वर्ष के हो जाते हैं 65 ईयर के, तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, इनमें जो पहले हो या 65 वर्ष उम्र, इनमें इन दोनों में जो पहले हो। ठीक, मतलब कम से कम 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले होगा वही कर दिया जाएगा, इन्हें हटा दिया जाएगा। इनकी बात करेंगे पुनर्नियुक्ति। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो इस पद पर है वह पद से हटा दिया गया और फिर बाद में इसी पद पर नियुक्त कर दिया जाए, ऐसी सुविधा नहीं दी गई है संविधान के तहत। पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। लिखेंगे इसे हम लोग, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक, कार्यकाल से संबंधित ये चीजें थी। अब बात आती है कि इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। कदाचार पर, अगर इन्हें सिद्ध कदाचार में पकड़े जाते हैं कि अगर कदाचार के मामले में यह दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय इन्हें क्या करेंगे, पद से हटा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सहमति से। ठीक, आइए बात करते हैं। कदाचार में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की सहमति होनी आवश्यक है। ठीक, या सुप्रीम कोर्ट की परामर्श होनी चाहिए, तभी यहां पद से हटाए जा सकते हैं। आइए रिकॉल करते हैं कार्यकाल को। कम से कम 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, इन दोनों में जो सबसे पहले हो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद बात आती है कि इन्हें फिर से उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं, मतलब इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है अथवा नहीं, तो नहीं की जा सकती। उसके बाद पॉइंट कौन सा निकल गया है, तीसरा, कि ये कैसे पद से हटाए जा सकते हैं। जैसे ये पद पर बन गए, ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले नहीं हटाए जा सकते, सभी अधिकारी हटाए जा सकते हैं। तो इनके लिए भी प्रावधान किया गया है कि अगर ये कदाचार में दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय इन्हें सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के अनुसार पद से हटा देंगे। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये कदाचार क्या है। मैं एक बार बता चुका हूं, लेकिन जो लोग नए हो फिर से समझ लें। कदाचार का मतलब है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग का आशय यह है कि आप घूस ले रहे हैं या फिर पैसे की लालच में आप कोई गलत काम कर रहे हैं जो आपकी पद को शोभा नहीं देता। आपको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं कि करप्ट होते जा रहे हैं, और जो हमारा पूरा प्रशासन है, एक तरह से जो गवर्नमेंट है, उसे करप्टेड कर रहे हैं आप, तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। क्यों? इससे पूरे गवर्नमेंट की क्या होती है, छवि खराब होती है। अगर आप करप्शन ले रहे हैं तो करप्शन का मतलब ही क्या होता है, कदाचार। मतलब अपने फायदे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने पद का फायदा उठा लेंगे। आप इस पद पर हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हैं, और आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये कार्य करने से मुझे फायदा होगा, तब आप संविधान से
बाहर चले जाते हैं, संविधान द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे तोड़कर आप पैसा लेते हैं किसी से या फिर अपने फायदे के लिए कुछ भी लेते हैं और वो कार्य करते हैं जो संविधान के तौर पर क्या है, गलत है, असंवैधानिक है, तो वह सिद्ध कदाचार होगा जिसे सुप्रीम कोर्ट आपको क्या करेगी, सजा सुनाएगी और आपको जिस पद पर आपको हटा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए, कार्यकाल तो हम लोगों ने देख लिया, अब बात करते हैं क्या इनके कार्य के बारे में कि इनका कार्य क्या होता है। ठीक, इसका केंद्रीय सूचना आयोग का, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए कार्यकाल भी हम लोगों ने देख लिया। देखिए, इन्हें पद पर भी बिठा दिए। पहले क्या देखे, इनकी स्थापना कैसे हुई, फिर संरचना, पद कितने लोग रहेंगे, और उसके बाद जब ये लोग आ भी गए उनकी नियुक्ति भी करवा दिए तो उनका कार्यकाल भी देख लिया, कब तक पद पे रहेंगे, सारा चीज क्लियर हो गया। वेतन भत्ता क्लियर, वेतन भत्ता केंद्र सरकार पर भारित होता है, वही निर्धारित करती है। उसके बाद अब बात आती है कि ये कार्य क्या करेंगे, किस लिए यह नियुक्त किए जा रहे हैं। आइए वही देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा कर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका जो मुख्य कार्य है एक ही है, हम लोगों ने अभी सुना था सबसे पहले ही, केंद्र सरकार अथवा यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के अधीन कार्यरत कोई भी कार्यालय या फिर कोई संस्थान हो जिसके तहत कार्य किया जाता है। देखिए, ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार अथवा यूनियन टेरिटरी के अधीन कार्यरत कार्यालय या संस्थान, इन सब की यहाँ क्या करेंगे, शिकायत सुनेंगे, अपील सुनेंगे और इस पर क्या करेंगे, उचित कार्यवाही करेंगे। इसी के लिए यह नियुक्त किए जाते हैं। आइए सही तरीके से लिखते हैं, केंद्र सरकार अथवा यूनियन टेरिटरी के अधीन कार्यरत, केंद्र सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत या प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय या फिर वित्तीय संस्थान या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, तीनों पर बात करेंगे, या सार्वजनिक क्षेत्र के क्या उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतें एवं अपील की सुनवाई करना आदि। इसके तहत जितने भी संस्थान आते हैं आदि के बारे में क्या करना, अपील की सुनवाई करना या शिकायतों की अपील या शिकायतों की सुनवाई करना। बात करेंगे इस पर। केंद्र सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत कार्यरत कार्यालय, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि। इत्यादि का मतलब यह है कि कोई भी, एक छोटे से वर्ड में हम लोग समझते हैं कि यह क्या कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या है, अपील सुनना और उस पर सुनवाई देना। किसकी, कोई भी कार्यालय या कोई भी संस्थान जो केंद्र सरकार अथवा आपके यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत कार्य कर रहा है उसकी अपील को सुनना और उस पर सुनवाई करना इनका मुख्य कार्य है। मैं सोचता हूं चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। कार्य इनका इतना ही था। अब बात आती है इनकी शक्तियों के बारे में, आइए उसे भी देख लेते हैं। बड़ा है तो इसे रफ करके एक बार में लिख लेंगे हम लोग। इन्हें शक्तियों में सबसे मुख्य शक्ति जो प्रदान की गई है वह क्या है कि जो शक्ति दीवानी न्यायालय को प्रदान की गई है, जो शक्ति दीवानी न्यायालय को प्रदान की गई है वही शक्तियां क्या की गई हैं, केंद्रीय सूचना आयोग को भी प्रदान की गई है। आइए बात करते हैं शक्तियों के बारे में। कार्य हम लोगों ने देख लिया। आइए पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, क्या, दीवानी न्यायालय को प्राप्त शक्तियां। इसे वे सभी शक्तियां
प्रदान की गई हैं जो दीवानी न्यायालय को प्रदान की गई है। ठीक है, सॉरी, देखिए, दीवानी न्यायालय को जितनी शक्तियां प्रदान की गई हैं संविधान के तहत, वही सारी शक्तियां हमारे केंद्रीय सूचना आयोग को भी प्रदान की गई हैं। कैसे कि जो दीवानी न्यायालय होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा शक्तियां कैसी दी जाती हैं, हमारे राज्य से रिलेटेड या फिर अन्य, तो वो सारी शक्तियां किसे दी गई हैं इसमें, केंद्रीय सूचना आयोग को भी, मतलब एक तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है कि जो शक्ति हमारे दीवानी न्यायालय को दी गई थी वही सारी शक्तियां उठा के इसे भी दे दी गई है। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा, इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में, बड़ा है, सही तरीके से लिखेंगे, इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार, वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देती है। ठीक, प्रस्तुत करती है। जब यह अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देगी तो केंद्र सरकार क्या करता है कि संसद के दोनों पटल पर इसे रखता है। सब पॉइंट करके इसका लिख लेंगे। केंद्र सरकार इसे संसद के दोनों पटलों पर रखती है। इसे समझेंगे। इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, कोई भी आयोग बनाया जाता है तो वह हर एक साल के अंत में वह क्या करता है कि अपने साल भर की रिपोर्ट किसे देता है, केंद्र सरकार को देता है, या फिर अगर राज्य से रिलेटेड है तो राज्य सरकार को वह प्रस्तुत करता है। तो राज्य या केंद्र सरकार क्या करता है, उसे देखता है और उसमें जो कमियां हैं या उसे सुधार करने के लिए कोई बात की गई है तो केंद्र सरकार क्या करेगा कि संसद के दोनों पटलों पर इसे क्या करेगा, रखेगा, उनके सामने पेश करेगा। संसद के दोनों पटल कौन से हैं, केंद्र सभा और राज्यसभा। तो इसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है या नई चीजें डालने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पेश करने पर राज्य सरकार अथवा राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से किया जाता है। ये पॉइंट इसका निकल के आता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट यह है कि इसकी शक्तियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस आयोग के तहत जो कार्यभार दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति उस कार्य का निर्वहन नहीं करता है या फिर इसका दुरुपयोग करता है तो इसे स्वयं शक्ति प्रदान की गई है कि वह उसे उचित दंड दे सके। ना तो न्यायालय की रिपोर्ट की जरूरत है, ना ही कोर्ट जाना है आपको, ना ही संसद, ना तो राज्यसभा, किसी के पास नहीं जाना है। अगर इस आयोग से संबंधित कोई गलतियां होती हैं या इसका दुरुपयोग कोई करता है तो यह स्वयं उसे दंडित कर सकती है उचित कार्यवाही के तहत। यही पॉइंट है, हम लोग लिखेंगे। जब कोई अधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता, जब कोई अधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में
इस संबंध में क्या कर सकता है, आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। मैंने ये इतना बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं बेसिक चीजें नहीं लिखूंगा तो स्टैंडर्ड लेवल की चीजें आप लोगों के समझ में नहीं आएंगी, इसलिए सबसे पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो इसे आप लोग समझ लेंगे कैसे। अगर कोई भी व्यक्ति इसके अधिनियम का पालन नहीं करता जो उसमें अधिकारी के पद पर है, तो क्या होता है, काफी सारे आपके आयोग ऐसे होते हैं जिनमें अगर अधिकारी पद का अपने दुरुपयोग कर रहे हैं या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट में उन पर मुकदमा चलता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यह जो आयोग है यही स्वतः कार्यवाही कर सकता है। यह सारा फैक्ट था इसके शक्तियों से संबंधित। इसे आप लोग नोट डाउन करिए। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे हम लोग बात करेंगे क्या, संशोधन के बारे में। आइए, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, खत्म होने वाला है। इसे आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। जब तक आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं मैं एक बार इसे रिकॉल करवा देता हूं। इसे ये सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात दीवानी न्यायालय को दी गई शक्तियां कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं इसके पास की। जो कार्य दीवानी न्यायालय कर सकता है वही कार्य केंद्रीय सूचना आयोग भी कर सकता है। उसके बाद आती है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करती है। मतलब कि अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो कार्य यह किया है साल भर, वह किसे देगा, यह केंद्र सरकार को देगा। और केंद्र सरकार क्या करेगी कि इसे ले जाकर सीधे संसद के दोनों पटलों पर रखेगी और पास करवाएगी। अगर इसमें कोई संशोधन होना है या कुछ नया डालना है तो संसद के राज्यसभा और लोकसभा के तहत किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट निकल के आता है कि जब कोई अधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। मतलब कि आयोग स्वतः कार्यवाही कर सकता है, किसी भी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा और आप लोग नोट डाउन भी कर चुके होंगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि जो इसमें संशोधन हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देखना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए, और इसे नोट डाउन भी सही तरीके से करिएगा। आइए बात करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका जो कार्यकाल था या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक था। लेकिन ये जो संशोधन किया गया था, संशोधन में यही बात की गई। आपका संशोधन कौन सा था, सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम, सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम लाया गया। उसके तहत क्या किया गया कि इसके कार्यकाल में क्या कर दिया गया, बढ़ोतरी कर दी गई। बढ़ोतरी का आशय यह है कि यह क्या करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा जितनी केंद्र सरकार निश्चित करे। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले था कि हम लोगों ने भी देखा कि यह केवल 5 वर्ष तक पद पे रहेंगे या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। लेकिन जब यह संशोधन 2019 में आया तो इसमें बात की गई कि कोई भी सूचना आयुक्त, या तो वह मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर अन्य सूचना आयुक्त हो, वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक केंद्र सरकार उसे नहीं हटाएगी। केंद्र सरकार, अब एक तरह से देखें तो ये रूल गलत आ गया है। केंद्र सरकार अगर किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर देता है और उसकी एज हो जाती है, आप लोग जानते होंगे एज, आपकी जॉब की एज ज्यादा से ज्यादा 65 होती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की भी एज इतनी ही होती है। ठीक, तो उस हिसाब से क्या है कि 65 वर्ष के अगर आप हो गए तो आप वृद्ध की श्रेणी में आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया गया कि इनकी एज को, बाउंडेशन जो थी उसे हटा दी गई संशोधन के तहत कि आप कितने दिनों तक भी पद पर बने रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लें या फिर क्या कर सकते हैं 65 वर्ष की उम्र तक आप पद से हट जाएंगे। ऐसा सारा प्रावधान हटा दिया गया और इसकी लिमिट को समाप्त कर दिया गया। संशोधन के तहत यह बात की गई। दूसरी बात क्या हुई है कि अगर आप सरकारी नौकरी पर थे और उसके बाद आप आते हैं इस पद पर, तो जो आपको वेतन और भत्ता मिलता था उसमें उसके एवज में कटौती की जाती थी। गौर से समझिएगा कि अगर आप सरकारी नौकरी पर हैं, गवर्नमेंट जॉब पर हैं और इसमें आते हैं इस पद पर, तो आपका जो वेतन और भत्ता होगा उससे पिछली सैलरी जो आपकी मिली थी वह क्या होगी, काट दी जाएगी आपके इस वाली सैलरी से। तो इस प्रावधान को भी क्या किया, पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया या फिर बर्खास्त कर दिया गया। तो दो ही इसमें क्या हुए, चेंजेस हुए, एक किससे लेकर उसके कार्यकाल से संबंधित और दूसरा इनके वेतन और भत्ते से संबंधित। आइए समझते हैं, लिखेंगे सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019।
सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम कब का है ये? अभी पिछले साल का ही है, 2019। 2 पॉइंट इसमें है, दोनों पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, डीपली लिखेंगे, सही से समझ चुके हैं उसे। मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त या कोई भी अन्य सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा। कितनी तक? जितनी केंद्र सरकार निश्चित करे, जितनी केंद्र सरकार निश्चित करे। इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब तरह से लग रहा होगा कि केंद्र सरकार जितने दिन तक निश्चित करेगा उतने दिन तक पद पर बने रहेंगे। तो ये सिस्टम भी है कि आपको 65 वर्ष के पहले भी हटा सकते हैं, आप तुरंत नियुक्त हुए अगले दिन भी आपको पद से हटा सकता है केंद्र सरकार। ठीक है, कोई कार्य सीमा इसमें निर्धारित की ही नहीं गई है कार्यकाल के बारे में। तो मतलब आपको लेट तक भी रखा जा सकता है और बहुत पहले भी पद से हटाया जा सकता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है? पूर्व की सरकारी सेवाओं के एवज में, पूर्व की सरकारी सेवाओं में प्राप्त, पूर्व की सरकारी सेवाओं के पूर्व की सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन आदि के विरुद्ध उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। किनके वेतन में? मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त या फिर कोई भी अधिकारी जो इसके तहत है। तो पूर्व में की गई सरकारी सेवाओं के एवज में इनके सैलरी से क्या होगा, कट नहीं किया जाएगा इनका पैसा। क्यों? क्योंकि यह संशोधन के तहत हटा दिया गया। पहले क्या सिस्टम था कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के तहत इसमें आता था तो उसे जो वेतन और भत्ता दिया जाता था उस नौकरी के एवज में इनके इस सैलरी और अलाउंस में से काट लिया जाता था। तो ऐसा अब सिस्टम नहीं है। तो लिखेंगे पूर्व की सरकारी सेवाओं के एवज में पूर्व की सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और क्या है आदि के विरुद्ध उनके वेतन में कटौती की जाने वाले, उनके वेतन में कटौती की जाने वाले प्रावधान हटा दिए गए। ठीक, आइए एक बार दोनों जो सुधार हुए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें पहला जो सुधार किया गया वह क्या है कि हम लोगों ने पहले इसके कार्यकाल के बारे में भी पढ़ा कि यह अपने पद पर 5 वर्ष रह सकते हैं या 65 वर्ष की उम्र तक पद पर रह सकते हैं। लेकिन संशोधन के तहत क्या कर दिया गया कि जब तक केंद्र सरकार निश्चित करेगी तब तक यह पद पर रहेंगे। जितने समय तक के लिए केंद्र सरकार नियुक्त करेगी उतने समय तक के लिए पद पर रहेंगे। यह 5 वर्ष से कम भी हो सकता है और
ज्यादा भी हो सकता है, आजीवन भी हो सकता है, जितना केंद्र सरकार चाहेगी। संविधान का कोई बाउंडेशन इस पर नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है, उसमें संशोधन क्या हुआ कि अगर ये सरकारी नौकरी में कोई कार्य किए हैं, उसके बाद अगर यहाँ पद पर आते हैं, तो पहले क्या सिस्टम था कि जो इनको वेतन और भत्ता मिलता था उससे उस एवज में, जो नौकरी ये कर चुके हैं उसके एवज में सैलरी से इनके काट लिया जाता था। लेकिन 2019 के संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि अब इनके उस एवज में पैसा नहीं काटा जाएगा। तो 2 संशोधन थे, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।